ऐसे राइटिंग सीरीज में एक नई वीडियो के साथ मैं मोहम्मद अजमल खान हूं और आप मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अजमल खान देख रहे हैं। असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी का इंग्लिश ऐसे हो या असिस्टेंट या डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल का इंग्लिश ऐसे हो, तहसीलदार का इंग्लिश ऐसे हो या एसडीओ पैरा का इंग्लिश ऐसे हो या असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट का इंग्लिश ऐसे हो, पीपीएससी का इंग्लिश ऐसे हो या सीएसएस का इंग्लिश ऐसे, आई मीन पीएमएस का इंग्लिश ऐसे हो या सीएसएस का। सबसे पहला मरला जिसमें आपने अपने आप को कामयाब करवाना होता है वो ये होता है कि जब भी आपके सामने पेपर आता है आपको पता होना चाहिए कि जो आपके सामने टॉपिक्स हैं, 4 या 5 या 10 जितने भी टॉपिक्स हैं, उसमें कौन सा टॉपिक किस टाइप का ऐसे है, यानी ऐसे की टाइप कौन सी है जो आपके सामने पेपर में अपीयर हो चुकी है। क्योंकि जब तक आपको ऐसे की टाइप्स का नहीं पता चलता आप ये डिसाइड नहीं कर पाते कि आपको कौन सा टॉपिक चूज करना चाहिए। ऐसे की 7 टाइप्स के ऊपर मैं एक लेक्चर ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुका हूं कि ऐसे की कौन सी 7 टाइप्स हैं और उससे दो मोस्ट रिकमेंडेड टाइप्स ऑफ ऐसे कौन से हैं जिनके ऊपर आपको ऐसे लिखना चाहिए, चाहे वो ऐसे पीपीएससी का हो जाए एफपीएससी का हो। मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर दे दूंगा ताकि आप वो वीडियो भी देख के ये डिसाइड कर पाएं कि ऐसे की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, आपको किस टाइप का इंतखाब करना चाहिए। ये बात हो चुकी। अब नेक्स्ट है, जब आप एक टाइप का ऐसे चूज कर चुके होते हैं, चाहे वो आर्गुमेंटेटिव ऐसे हो, एनालिटिकल ऐसे हो, डिस्क्रिप्टिव ऐसे हो, व्हाट्सोएवर, नेक्स्ट स्टेज होती है कि आपको एक्चुअल ऐसे लिखने से पहले उसका प्री फेस लिखना पड़ता है, यानी उसकी आउटलाइन लिखनी पड़ती है जो कि आपके पूरे ऐसे का फर्स्ट इंप्रेशन होता है। और सीएसएस का इंग्लिश ऐसे हो, पीएमएस का हो, तहसीलदार का हो, एसडीओ पैरा का हो, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल का इंग्लिश ऐसे होगा या डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल का इंग्लिश ऐसे होगा, या इसी तरह असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी का इंग्लिश ऐसे जो होगा, या जो असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट का इंग्लिश ऐसे होता है। वो उस कोई भी हो, पीपीएससी का की तरफ से इंग्लिश ऐसे हो या एफपीएससी का, उसमें एग्जामिनर पेपर में इंग्लिश ऐसे के पेपर में ऊपर लिखता है कि आपने ब्रीफ आउटलाइन लाजमी देनी है। याद रखिएगा, वर्ड ब्रीफ लाजमी लिखा होता है आउटलाइन के साथ। कुछ लोग 2 से 2.5 पेजेस की आउटलाइन बनाते हैं। एक तो सबसे पहले नुकसान होता है कि उनका टाइम जाया होता है, क्योंकि पीएमएस में या असिस्टेंट डायरेक्टर या असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऐसे 2 घंटे का होता है। 2 घंटे में लेंथी आउटलाइन के ऊपर पहले आप उसको साफ एंडिंग पेजेस पे रफ आउटलाइन बनाते हैं, सबसे पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, सबसे पहले बल्कि आप टॉपिक का इंतखाब करते हैं, वहां पे 4-5 मिनट लग जाते हैं, फिर आप रफ आउटलाइन बनाते हैं, वहां पे कुछ टाइम टाइम लग जाता है, और जब उसको नीट एंड क्लीन करके पहले पेज पे लेके आते हैं जहां से आपने ऐसे का स्टार्ट करना होता है, तो नीट एंड क्लीन आउटलाइन बनाते हुए जो कि 2 से 2.5 पेजेस की होती है, आपका 1 घंटा चला जाता है, ऑलमोस्ट 45 मिनट से 1 घंटा। टॉपिक का इंतखाब, रफ आउटलाइन और उसको नीट एंड क्लीन करके 45 मिनट मिनिमम लग जाते हैं उसके ऊपर। अगर 2 घंटे का इंग्लिश ऐसे हो और 45 मिनट आप ऑलरेडी आउटलाइन पे जाय कर चुके हो या कंज्यूम कर चुके हो, तो आपके पास बमुश्किल 1 घंटा 20 मिनट बचते होते हैं। तो वो 1 घंटा 20 मिनट आपके ऊपर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर लेके आता है कि अब मैं 1 घंटे में इंग्लिश ऐसे कैसे लिखूंगी या लिखूंगा। लिहाजा आपने आउटलाइन को एक पेज से ज्यादा नहीं लेके जाना। अगर आप थोड़ा सा खुला खुला लिखते हैं, लाइन छोड़ के लिखते हैं, तो हार्डली 1.5 पेजेस की आपकी आउटलाइन हो, इससे ज्यादा ना हो। क्योंकि आउटलाइन सिर्फ एक फर्स्ट इंप्रेशन देती है कि आप इस ऐसे के अंदर किन किन चीजों को, किस किस नहेज को, किस किस डायमेंशन को, किस किस पैरामीटर को, किस किस एंगल से, किस किस डायमेंशन से आप ऐसे के अंदर रोशनी डालेंगे। तो एक ऐसे की आउटलाइन कैसे बनाई जाती है, मैं अपनी इस वीडियो के अंदर आपको एक रियल टाइप ऑफ ऐसे, यानी एक टॉपिक जो रियल टॉपिक ऐसे का है, वो मैं आपके सामने लेके आऊंगा और उसके ऊपर मैं आपको ब्रीफ आउटलाइन बनाना सिखाऊंगा। ना आपने उससे ज्यादा आउटलाइन बनानी है, ना उससे कम आउटलाइन बनानी है। और आउटलाइन बनाई कैसे जाती है, इस वीडियो को देखने के बाद आप असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी, असिस्टेंट डायरेक्टर, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल, डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल, असिस्टेंट डायरेक्टर पीएमएस सीएसएस, कोई भी ऐसे हो, उसकी आउटलाइन बनाना सीख जाएंगे कैसे ब्रीफ आउटलाइन बनाते हैं। लेट्स स्टार्ट। आपके सामने टॉपिक शो हो चुका है, मैं इसको मजीद आपके सामने वाजे करता हूं। टॉपिक मैंने चूज किया है, इकोनॉमी इज द की टू डेवलपमेंट, कॉलन, चैलेंजेस एंड सॉल्यूशंस। अब इस टाइप के ऐसे के अंदर आप जरा गौर करें, कॉलन से पहले जो बात है वो कॉन्टेक्स्ट है, यानी इस पस मंजर में आपने ऐसे लिखना है। एक्चुअल ऐसे आपका किस चीज के ऊपर होगा,
चैलेंजेस एंड सॉल्यूशन, यानी कॉलन के बाद की जो चीजें होती हैं आपने ऐसे उसके ऊपर लिखना है ज्यादातर। कॉलन से जो पहले चीजें हैं उसके ऊपर हार्डली आपने 7 to 10% ऐसे लिखना है, और उसके ऊपर हार्डली आपने एक पैराग्राफ लिखना है जो डेडिकेटेड टू फर्स्ट पार्ट ऑफ ऐसे टॉपिक होगा, यानी इकोनॉमी इज द की टू डेवलपमेंट। ये बेसिकली आपने इसके ऊपर पूरा ऐसे नहीं लिखना। ऐसे में बेसिकली बताने हैं आपने चैलेंजेस और सॉल्यूशंस, लेकिन इकोनॉमी इज द की टू डेवलपमेंट, यानी इकोनॉमी का और डेवलपमेंट का लिंक क्रिएट करना। इकोनॉमी होती क्या है, डेवलपमेंट होती क्या है, इनका आपस में लिंक क्या है, इसके ऊपर आप हार्डली एक पैराग्राफ लिखें। अब इस किस्म का अगर टॉपिक हो कि इकोनॉमी इज द की टू डेवलपमेंट, ये कॉन्टेक्स्ट है, कॉलन के बाद जो चीज है वो एक्चुअली आपसे डिमांड की गई है, तो आपने चैलेंजेस और सॉल्यूशंस लाजमी देने हैं। पहला ऐसा नहीं करना कि कॉलन से पहला जो पार्ट है उसके ऊपर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, आपने चैलेंजेस और सॉल्यूशन पे फोकस करना है। 4 से 5 चैलेंजेस, 4 से 5 सॉल्यूशंस वो देने हैं। कौन से देने हैं वो मैं बताता हूँ आपको, लेकिन इस किस्म का टॉपिक की आउटलाइन कैसे बनाएंगे जरा देखिएगा। आउटलाइन, सबसे पहली आउटलाइन चाहे कोई भी टाइप किसी किस्म का भी ऐसे हो, पहली हेडिंग इंट्रोडक्शन, उसके नीचे कुछ भी ना लिखें। दूसरी हेडिंग आउटलाइन के अंदर डिफाइनिंग द टर्म्स इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट। यहां पे दो टर्म्स हैं, जो दो वेरिएबल है इस टॉपिक के अंदर, वो कौन सा है? एक है हमारा टॉपिक इकोनॉमी, एक टर्म है, ये वेरिएबल आप कह लें, और दूसरी इसमें कर लेता हूँ अंडरलाइन भी, दूसरी टर्म जो है वो इसमें कौन सी है, वो है डेवलपमेंट। तो मैंने लिखा डिफाइनिंग द टर्म्स इकोनॉमी, एंड दूसरी टर्म क्या है, डेवलपमेंट। इनको आप डिफाइन करेंगे। आप ये भी लिख सकते हो लिंक बिटवीन इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट। दूसरी हेडिंग में ये भी लिख सकते हो लिंकिंग इकोनॉमी विद डेवलपमेंट, या डिफाइनिंग इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट, या क्रिएटिंग, या लिंक बिटवीन इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट। दूसरी हेडिंग होगी जिसके ऊपर पैराग्राफ लिखेगा। इंट्रोडक्शन की जो पहली हेडिंग है इसका मतलब है इसके ऊपर एक पूरा पैराग्राफ होगा। दूसरी जो हेडिंग है डिफाइनिंग द टर्म इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट, अगर मैं ये आप इस तरह लिखते हैं या मैं लिखता हूं, तो मैं इस पैराग्राफ इस जो दूसरा पैराग्राफ लिखूंगा इंट्रोडक्शन के बाद का, उसमें मैं इकोनॉमी को डिफाइन करूंगा, इकोनॉमी क्या होती है, डेवलपमेंट को डिफाइन करूंगा, और इकोनॉमी और डेवलपमेंट को आपस में लिंक कर दूंगा। एक पैराग्राफ उसके ऊपर लिखा जाएगा। तीसरी हेडिंग में डायरेक्ट आप हिट करें जो कि आपने लिखना है, जो एग्जामिनर ने आपसे चाहा है, और वो क्या है, चैलेंजेस एंड सॉल्यूशंस। ये जो चीजें हैं दोनों, मैं इसको कंट्रोल आई करके इसको इटैलिक कर देता हूं। आपने चैलेंजेस और सॉल्यूशन को की तरफ लेके आना है। अब पहले चैलेंज की तरफ हम आ रहे हैं, जरा देखिएगा आउटलाइन में आप क्या लिखेंगे, चैलेंजेस टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब चूंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट मैंने क्यों लिखा है वर्ड, क्योंकि इकोनॉमी और डेवलपमेंट दो चीजें उसने लिखी थी पहले, कि इकोनॉमी इज द की टू डेवलपमेंट। अब मैं लिखूंगा चैलेंजेस टू द चैलेंजेस टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट, या चैलेंजेस इन द वे ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। उसके बाद मैंने कॉलन क्यों दिया है, इसलिए कि जब किसी हेडिंग के नीचे या किसी आउटलाइन के नीचे सब आउटलाइन होती हैं तो आप वहां पे कॉलन देते हैं। अब ये 3 पॉइंट जो है ये मेन फ्रेज है, चैलेंजेस टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और इसके नीचे चूंकि मैं 4 5 पॉइंट लिखूंगा तो मैंने उसके आगे चैलेंजेस टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट के आगे कॉलन लिखा, और उसके नीचे 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 करके सेंटेंसेस लिखूंगा। याद रखें जो आउटलाइन होती है, जैसे ये ऊपर लिखी हुई है चैलेंजेस टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये मेन आउटलाइन है, ये फ्रेजेस की शक्ल में हो सकती है, जैसे ऊपर लिखा हुआ है डिफाइनिंग द टर्म इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट। लेकिन जो सब आउटलाइन होती हैं वो हमेशा सेंटेंसेस की शक्ल में लिखी जानी चाहिए, ताकि वो क्रिस्टल क्लियर इमेज या क्रिस्टल क्लियर मैसेज दें एग्जामिनर को, पेपर चेकर को, कि आप इसके ऊपर क्या लिखेंगे। तो जरा देखिएगा 3.1, क्योंकि तीसरी हेडिंग के नीचे सब हेडिंग है तो उसको मैंने लिखा 3.1 कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी डिस्करेजेस लॉन्ग टर्म प्लानिंग, यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के रास्ते में एक रुकावट ये है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है। अब इस पूरे ऐसे के अंदर मैंने पाकिस्तान का वर्ड यूज नहीं किया। रीजन क्या है, टॉपिक को अंडरस्टैंड करें जरा देखिए, टॉपिक के अंदर कोई वर्ड पाकिस्तान का नहीं है। इकोनॉमी इज द की टू डेवलपमेंट, चैलेंजेस एंड सॉल्यूशंस। इस पूरे ऐसे में किसी पैराग्राफ में मैं पाकिस्तान का जिक्र कर सकता हूं, लेकिन हर आउटलाइन के अंदर, मेन आउटलाइन सब आउटलाइन के अंदर पाकिस्तान का वर्ड मैं नहीं लिखूंगा, क्योंकि ये पाकिस्तान सेंट्रिक ऐसे नहीं है। अगर आपने इस ऐसे के हर पैराग्राफ में पाकिस्तान का वर्ड लिखा तो यूर ऐसे वुड बी रॉन्ग। एग्जामिनर को ये, पेपर चेकर को ये इमेज जाएगा, ये मैसेज जाएगा कि आपने टॉपिक को प्रॉपरली अंडरस्टैंड नहीं किया, अनफोल्ड नहीं किया। होपफुली यू हैव गॉट माई मैसेज। उसके बाद दूसरा चैलेंज क्या है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के रास्ते में, कि लो प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर लिमिट्स ग्रोथ। कि हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, हमारे से मुराद है दुनिया के अंदर जो एग्रीकल्चर है उसके अंदर लो प्रोडक्टिविटी जो है वो भी ग्रोथ को क्या करती है, लिमिट करती है। ग्रोथ से क्या मुराद है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, लेकिन बार बार इकोनॉमिक डेवलपमेंट का वर्ड यूज नहीं कर रहा।
पहले सेंटेंस में मैंने वर्ड यूज किया लॉन्ग टर्म प्लानिंग। लॉन्ग टर्म प्लानिंग की वजह से ही तो क्या होती है, ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है। दूसरे सेंटेंस में मैंने इकोनॉमिक डेवलपमेंट का वर्ड यूज नहीं किया, मैंने यूज किया ग्रोथ। तो लो प्रोडक्टिविटी की वजह से क्या होती है, ग्रोथ जो है वो लिमिट होती है, वही ग्रोथ जो है डेवलपमेंट बनती है। तीसरी मैंने सब आउटलाइन में लिखा कि फॉरेन एड रिड्यूसेस इकोनॉमिक ऑटोनॉमी, कि जो हम फॉरेन एड दुनिया के जो बहुत से ममालिक हैं वो फॉरेन एड लेते हैं, आईएमएफ से और बाकी ममालिक से कर्जा लेते हैं। वो जब फॉरेन एड लेते हैं, जो लोन्स लेते हैं, उससे उनकी इकोनॉमिक ऑटोनॉमी, इकोनॉमिक जो इंडिपेंडेंस होती है वो क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। चौथे पॉइंट मैंने लिखा कि करप्शन हिंडर्स इकोनॉमिक प्रोग्रेस। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जगह मैंने लिखा इकोनॉमिक प्रोग्रेस, ताकि एक ही वर्ड बार बार रिपीट ना हो। तो जो करप्शन होती है, बदउनवानी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में, चाहे वो डेवलपिंग कंट्रीज हो चाहे वो डेवलप कंट्री हो, तो करप्शन से भी क्या होती है, इकोनॉमिक जो प्रोग्रेस है वो क्या होती है, हिंडर होती है, कम होती है, हॉन्ट होती है, रिड्यूस होती है, मिनिमाइज होती है, डिस्करेज होती है, लिमिट होती है। और पांचवी मैंने हेडिंग सब सेंटेंस बनाया, सब आउटलाइन बनाई कि लो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। लो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का मतलब ये है कि लोगों पर कितना इन्वेस्ट किया जा रहा है, उनको कितनी अच्छी एजुकेशन, जब उनकी स्किल्स अपग्रेडेशन की जा रही है। तो लो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स स्टंट्स इकोनॉमिक ग्रोथ। तो जब लोगों के ऊपर ज्यादा कोई मुल्क अपने लोगों के ऊपर, अपनी पॉपुलेशन के ऊपर इन्वेस्टमेंट कम करता है, तो लो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होती है। और लो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ स्टंट हो जाती है। अब ये 5 सेंटेंसेस का मतलब है, इनके ऊपर मैं 5 पैराग्राफ लिखूंगा। पहला पैराग्राफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से मैं कहूंगा इकोनॉमिक लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं होती और उस तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होती, इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होती। दूसरे पैराग्राफ में मैं साबित करूंगा कि लो प्रोडक्टिविटी की वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, लो प्रोडक्टिविटी की वजह से इकोनॉमी बूस्ट नहीं करती, इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होती। तीसरे पैराग्राफ जो मैं लिखूंगा उसमें मैं साबित करूंगा कि फॉरेन एड के ऊपर जो रिलायंस होती है उससे इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस नहीं हो पाती ममालिक को हासिल। इसी तरह मैं फिर अगले पैराग्राफ में शो करूंगा कि करप्शन, जो बदनवानी की वजह से इकोनॉमिक प्रोग्रेस जो है, जो ख्वाब है वो शर्मिंदा है, ताबीर नहीं हो पाता। और आखिरी सेंटेंस पैराग्राफ जो मैं लिखूंगा चैलेंजेस की पैराग्राफ में, उसमें मैं लिखूंगा कि जो ममालिक होते हैं वो अपनी पॉपुलेशन के ऊपर चूंकि इन्वेस्ट नहीं करते, उनकी एजुकेशन पे, उनकी इनोवेशन पे, उनकी स्किल्स ऑफ डेवलपमेंट पे या अपग्रेडेशन के ऊपर, इस वजह से भी लोग जो है वो उतने प्रोडक्टिव नहीं होते, उतनी अच्छी जॉब्स नहीं होती, उतनी अच्छी उनकी प्रोडक्टिविटी नहीं होती, उतनी अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ, जो उनकी पर्सनल इनकम या नेशनल इनकम नहीं होती, और इस तरीके से उस मुल्क की इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होती। अब ये 5 पैराग्राफ, 5 सेंटेंसेस, 5 पैराग्राफ बनेंगे बेसिकली। और इसके ऊपर ये जो 5 मैंने चैलेंजेस की सब आउटलाइन बनाई है, बेसिकली ये इनके ऊपर जो पैराग्राफ लिखे जाएंगे, हर पैराग्राफ का पहला सेंटेंस यही होगा, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी डिस्करेजेस लॉन्ग टर्म प्लानिंग। एक पैराग्राफ इस सेंटेंस से शुरू हो रहा होगा, यानी इसके ऊपर लिखे जाने वाले जो चैलेंजेस के 5 पैराग्राफ होंगे इंग्लिश ऐसे में, हर पैराग्राफ का पहला सेंटेंस यही 3.1, 3.2, 3.3 के जो सेंटेंसेस हैं, ये हर पैराग्राफ का पहला पहला सेंटेंस टॉपिक सेंटेंस बनेंगे। अगले हर पैराग्राफ के अंदर फिर क्या लिखा जाता है उसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो ये जो 5 चैलेंजेस के पैराग्राफ होंगे, वो जो पैराग्राफ होंगे 5 चैलेंजेस के, हर पैराग्राफ का पहला सेंटेंस यही होगा जो 3.1 है। अगले पैराग्राफ का जो चैलेंज का पैराग्राफ होगा उसमें 3.2 में जो सेंटेंस लिखा हुआ है वही वहां आप लिखेंगे। तो आउटलाइन जब आप बना लेते हैं तो फिर आपका काम आसान हो जाता है, यही सेंटेंस उठा उठा के आप पैराग्राफ के पहला पहला सेंटेंस बनाते जाते हैं। नेक्स्ट, अब चैलेंजेस के बाद हमने क्या करना है, सॉल्यूशंस फॉर सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। पाकिस्तान का नाम मैंने कहीं नहीं लिखा, कहीं भी नहीं लिखा। रीजन क्या है, क्योंकि टॉपिक के अंदर पाकिस्तान का वर्ड नहीं था। अब सॉल्यूशन याद रखें, सॉल्यूशन शुड बी इन अकॉर्डेंस विद चैलेंजेस। जो जो आपने चैलेंजेस लिखे हैं उसी तरह आपने सॉल्यूशन देने हैं। ये नहीं है कि चैलेंजेस आपने कुछ और बयान किए, सॉल्यूशंस आप कुछ और बयान कर रहे हैं। चैलेंजेस में देखें कि पहला चैलेंज क्या था, कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है। दोबारा मैं आपको दिखा देता हूं, 3.1 में क्या था, जो लिखा हुआ है 3 पॉइंट जो आउटलाइन है कि चैलेंजेस टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट में पहला पॉइंट था कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी डिस्करेजेस लॉन्ग टर्म प्लानिंग। अब उसको सोल्यूशन मैं दूंगा अकॉर्डिंगली 4.1 में, क्योंकि 4 पॉइंट क्या है आउटलाइन के अंदर, सॉल्यूशंस फॉर सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एक्सलरेट्स लॉन्ग टर्म ग्रोथ। कि अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो मुआशरे में, मुल्क में लाई जाए, सियासी इस्तेहकाम लाया जाए, तो उससे लॉन्ग टर्म ग्रोथ जो है वो मजीद बढ़ती है, उसको बढ़ावा मिलता है। दूसरा पॉइंट जो चैलेंजेस में था वो ऊपर नजर आ रहा होगा आपको 3.2 में, कि लो प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर, कि ज़राअत का जो महकमा होता है उसमें लो प्रोडक्टिविटी से क्या होती है, ग्रोथ लिमिट हो जाती है। तो आप उसका सोल्यूशन क्या होगा अकॉर्डिंगली, कि प्रमोटिंग एग्रीकल्चर सेक्टर, यहां पे हम लिख सकते हैं प्रमोटिंग एग्रीकल्चर सेक्टर, इसको मैं जरा स्मॉल कर देता हूं, प्रमोटिंग एग्रीकल्चर सेक्टर क्रिएट्स जॉब अपॉर्चुनिटीज। कि एग्रीकल्चर सेक्टर को जब प्रमोट किया जाए तो उससे किसानों को क्या मिलती है, जॉब्स अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है। या
एग्रीकल्चर सेक्टर से जितने भी कनेक्टेड स्टेक होल्डर्स होते हैं उनको जॉब्स मिलती हैं, उनकी पर्सनल इनकम बढ़ती है। पर्सनल इनकम पूरे मुल्क की इकट्ठी की जाए तो नेशनल इनकम बनती है, और नेशनल इनकम क्या होती है बेसिकली? इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है। इसी तरह तीसरा चैलेंज क्या था कि फॉरेन एड जो है, जो ममालिक दूसरे मुल्कों से कर्जे लेते हैं या आईएमएफ से कर्जे लेते हैं, उससे भी इकोनॉमिक अटोनॉमी उस मुल्क की कमजोर होती है, जिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर कुल्हाड़े चलते हैं। तो उसी तरह उसका सोल्यूशन क्या होगा कि रिड्यूसिंग रिलायंस ऑन फॉरेन लोन्स बूस्ट, जहां पे वर्ड है बूस्ट बेसिकली, इसको मैं सही कर देता हूं, कि रिड्यूसिंग रिलायंस ऑन फॉरेन लोन्स बूस्ट सेल्फ सफिशिएंसी, कि अगर आप बैरूनी इमदादों के ऊपर कम रिलाय करें, कम उसके ऊपर डिपेंड करें, तो उससे क्या होगा, वो जो जो भी मुल्क होगा वो अपनी सेल्फ सफिशिएंसी, वो खुद कितना कफील है, उससे वो बढ़ावा मिलेगा खुद कफालत को। और जब कोई मुल्क जितना खुद कफील जा सेल्फ सफिशिएंट होगा, उस मुल्क की इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट या इकोनॉमिक ऑटोनॉमी, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस क्या होगी? हाई होगी। इसी तरह चौथा प्रॉब्लम क्या था कि करप्शन हिंडर्स इकोनॉमिक ग्रोथ, जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस। मैंने कहा कि बदउनवानी जो है उससे मुल्क के अंदर इकोनॉमिक प्रोग्रेस नहीं आती, तो उसका सोल्यूशन क्या होगा कि कंबैटिंग करप्शन स्ट्रेंथन्स गवर्नेंस, कि अगर करप्शन को आप कंबैट करते हैं, टैकल करते हैं, एड्रेस करते हैं, मिनिमाइज करते हैं, एड्रेस करते हैं उसको, उससे क्या होता है कि उस मुल्क के अंदर गवर्नेंस इंप्रूव होती है, मजबूत होती है। और जब करप्शन के ऊपर आप हाथ डालते हैं, करप्ट अनासर पे, करप्ट प्रैक्टिसेस पे आप हाथ डालते हैं, करप्शन को एड्रेस करते हैं, तो उस मुल्क के अंदर इकोनॉमिक इंडिकेटर्स गवर्नेंस इंप्रूव होने की वजह से बेहतर हो जाते हैं। और पांचवा चैलेंज क्या था कि लो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी कि जब कोई मुल्क अपने पॉपुलेशन, अपने लोगों पे इन्वेस्ट नहीं करता इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, इन टर्म्स ऑफ स्किल्स अप ग्रेडेशन या स्किल्स ट्रेनिंग या व्हाटसोएवर, तो उससे वो उस मुल्क की इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है? स्टंट होती है। उसी उसका अकॉर्डिंग सोल्यूशन क्या है कि इन्वेस्टिंग इन एजुकेशन ड्राइव्स प्रोग्रेस, कि अगर कोई मुल्क अपने एजुकेशन सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट करता है तो उससे क्या है, वो मुल्क प्रोग्रेस को ड्राइव कर रहा होता है। उस मुल्क अपने आप को, जो जो मुल्क इकोनॉमिक एजुकेशन सेक्टर के ऊपर ज्यादा इन्वेस्टमेंट करता है, चाहे वो प्राइमरी एजुकेशन हो, सेकेंडरी हो, या टर्शरी हो, या हायर एजुकेशन हो, या टेक्निकल एजुकेशन हो, या वोकेशनल एजुकेशन हो, तो या मेडिकल एजुकेशन हो, या एआई हो, या व्हाटसोएवर, या स्किल्स अपग्रेडेशन हो, तो ये एजुकेशन ही है बेसिकली। तो जो मुल्क एजुकेशन पे इन्वेस्ट करता है उस मुल्क की ग्रोथ जो है वो बढ़ जाती है, इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब चैलेंजेस और सोल्यूशन, चैलेंजेस चार थे तो सोल्यूशन भी चार होंगे, चैलेंजेस पांच थे तो सोल्यूशन भी पांच होंगे। चैलेंजेस भी सेंटेंसेस की शक्ल में थे, सोल्यूशन भी सेंटेंसेस की शक्ल में थे, और इन अकॉर्डेंस थे। 3.1 में जो चैलेंज था, 4.1 में वही सोल्यूशन दिया। 3.5 में जो चैलेंज मेंशन किया गया था, 4.5 में वही सोल्यूशन दिया गया है। और आखिर पे आखिरी हेडिंग क्या होगी जो देख रहे हैं आप, कंक्लूजन की? तो आप जरा देखिएगा, एक पैराग्राफ इंट्रोडक्शन पे होगा, 8 10 12 सेंटेंसेस का। दूसरा पैराग्राफ होगा जिसमें मैं इकोनॉमी को और डेवलपमेंट को डिफाइन करते हुए इकोनॉमी और डेवलपमेंट को लिंक करूंगा। तीसरा सेंटेंस, तो आगे 5 पैराग्राफ होंगे चैलेंजेस के। तो पहला पैराग्राफ इंट्रोडक्शन का, दूसरे में इकोनॉमी और डेवलपमेंट को डिफाइन करूंगा, आपस में लिंक करूंगा, 2 पैराग्राफ। 5 पैराग्राफ चैलेंजेस के होंगे, 5 और 2 7, और फिर 5 पैराग्राफ मैं दूंगा सोल्यूशन के, 7 और 5 12, और एक पैराग्राफ होगा कंक्लूजन का, 13। ये आइडियली स्पीकिंग मैं कह रहा हूं। आप चाहें तो 4 चैलेंजेस लिखें, 4 सोल्यूशन लिखें। 4 चैलेंजेस लिखेंगे और 4 सोल्यूशन लिखेंगे तो 8 पैराग्राफ ये हो जाएंगे, एक इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ हो जाएगा, 9 एक पैराग्राफ आपका कंक्लूजन का हो जाएगा, 10 और एक पैराग्राफ आपका जो दूसरा होगा जिसमें आप इंट्रोडक्शन के बाद इकोनॉमी और डेवलपमेंट को डिफाइन करते हैं, उनको आपस में लिंक करेंगे, तो 11। तो आप 10 से 11 या हार्डली 13 पैराग्राफ से ऊपर इंग्लिश ऐसे न लिखें। पीपीएससी का ऐसे कोई भी हो, असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी का हो, असिस्टेंट या डिप्टी सुप्रिटेंडेंट जेल का हो, तहसीलदार का हो, एसटीओ पैरा का हो, असिस्टेंट डायरेक्टर का हो, पीएमएस का हो, या सीएसएस, पीपीएससी का हो या एफपीएससी का, इंग्लिश ऐसे में कम से कम 10 पैराग्राफ और ज्यादा से ज्यादा 13 पैराग्राफ होने चाहिए। अगर आप चाहते, अगर आप पेपर में 18 पैराग्राफ लिख के आते हैं और आप अपनी बगलें बजा रहे होते हैं, या अपने कॉलर को झटक रहे होते हैं कि मैं तो 18 पैराग्राफ लिख के आया हूं, तो जितने ज्यादा आप पैराग्राफ लिखते हो उतना आप तेज लिख रहे होते हैं। ज्यादा पैराग्राफ लिखने के चक्कर में जब तेज लिखते हो तो आपसे मिस्टेक्स होती हैं। आप जितने ज्यादा पैराग्राफ लिखते हो उतनी ज्यादा मिस्टेक्स होती हैं, उतनी प्रोबेबिलिटी या लाइक्लीहुड होती है कि आप ज्यादा मिस्टेक करेंगे। सुथरे 4 सेंटेंसेस, आई मीन 4 पैराग्राफ लिखे चैलेंजेस के, 4 पैराग्राफ लिखे सॉल्यूशंस के, 8 पैराग्राफ, एक पैराग्राफ इंट्रोडक्शन का, एक कंक्लूजन का, 10 पैराग्राफ, और दूसरा पैराग्राफ जो इंट्रोडक्शन के बाद हो गया वो बेसिकली पूरे ऐसे की टोन सेट करता है कि पहले पैराग्राफ में तो आपने बता दिया कि इकोनॉमी और डेवलपमेंट और उसके चैलेंजेस क्या हैं और सॉल्यूशंस क्या हैं। दूसरे पैराग्राफ में आप ऐसे की टोन सेट करते हो कि इकोनॉमी होती क्या है, डेवलपमेंट होती क्या है, इकोनॉमी और डेवलपमेंट का लिंक क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती क्या है।
वो ऐसे का टोन होता है, ऐसे की टोन हमेशा दूसरे पैराग्राफ में सेट होती है। पहले पैराग्राफ में तो उसका इंट्रोडक्शन होता है, दूसरे पैराग्राफ में उसकी ऐसे की टोन होती है जो कि दूसरी हेडिंग में नजर आ रही होगी, डिफाइनिंग द टर्म इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट, जो आप लिख सकते हैं जहां पे दूसरी हेडिंग में कि क्रिएटिंग लिंक बिटवीन इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट। तो जब लिंक बिटवीन इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट की हेडिंग देंगे तो उसके ऊपर एक पैराग्राफ लिखेंगे इंट्रोडक्शन के बाद, उसमें आप इकोनॉमी और डेवलपमेंट को डिफाइन भी करेंगे, इनका आपस में लिंक भी बयान करेंगे कि किसी मुल्क में इकोनॉमी से क्या मुराद है, डेवलपमेंट से क्या मुराद है, इकोनॉमिक ग्रोथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती क्या है, कैसे क्रिएट होती है, उसके रास्ते में क्या क्या प्रॉब्लम होंगे, वो सब कुछ बाद में पैराग्राफ में, 4 से 5 पैराग्राफ चैलेंजेस के और 4 से 5 पैराग्राफ सोल्यूशन में, उसमें आपको उसको उसके ऊपर मजीद रोशनी डालते हैं। और आखिरी पैराग्राफ कंक्लूजन का, याद रखें इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ और कंक्लूजन का पैराग्राफ ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ऐसे चेकर आपकी 3 चीजों पे कोई कंप्रोमाइज नहीं करता। सबसे पहले वो आपकी आउटलाइन देखता है, फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ देखता है, उसके बाद रैंडमली 1-2 पैराग्राफ वो देखता है आपके ऐसे के, लेकिन आखिरी पैराग्राफ आउट जो कंक्लूजन का होता है वो लाजमी देखता है। अब इंट्रोडक्शन का जो पैराग्राफ है और कंक्लूजन का पैराग्राफ, ये हैं दोनों पैराग्राफ पूरे ऐसे के अंदर बेसिकली डिफरेंट पैराग्राफ होते हैं। एक ऐसे पूरे पैराग्राफ का मजमू होता है डिफरेंट 8 से 10 या 12-13 पैराग्राफ का, लेकिन इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ लेंथी होता है। अगर कंक्लूजन के पैराग्राफ में 8 सेंटेंसेज हैं तो इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ में 12 सेंटेंसेज होने चाहिए, क्योंकि जब आप ऐसे को इंट्रोड्यूस करवा रहे होते हो तो उसको थोड़ा सा जनरल से स्पेसिफिक की तरफ आते हुए उसको जरा उसमें चीजों को एलिब्रेट कर रहे होते हैं ज्यादा अंदाज में, और वो पूरे ऐसे को बेसिकली एक क्रक्स होता है। और कंक्लूजन को हमेशा आप प्रिसाइज और कंसाइज रखते हुए छोटा पैराग्राफ लिखें, लेकिन इंपैक्टफुल पैराग्राफ लिखें। तो आज के इस टॉपिक में कि इकोनॉमी इज द की टू डेवलपमेंट, चैलेंजेस एंड सॉल्यूशन के ऊपर मैंने आपको आउटलाइन बना के सिखाई, आउटलाइन दिखाई, कि आपको आइडिया हो गया होगा कि कम से कम 10 पैराग्राफ लिखे जाते हैं और ऐसे की आउटलाइन ड्रा कैसे की जाती है। ऐसे के अंदर जो मेन आउटलाइन होती है वो फ्रेजेस की शक्ल में होती है, जैसे दूसरी हेडिंग, जैसे तीसरी हेडिंग, जैसे चौथी हेडिंग, लेकिन उसके नीचे जो सब हेडिंग्स होती हैं चैलेंजेस के नीचे या सॉल्यूशन के नीचे, वो हमेशा सेंटेंसेस की शक्ल में होती हैं। और यही सेंटेंसेस बेसिकली आपके आने वाले पैराग्राफ जो ऐसे में होते हैं जो आप लिखते हैं, उनके अंदर हर पैराग्राफ का जो पहला सेंटेंस होता है वही सब आउटलाइन यही होती है जो बाद में आपके पैराग्राफ की टॉपिक सेंटेंसेस बनते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल साबित हुई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर अपना फीडबैक से मुझे इन्फॉर्म कीजिए, और ये इस वीडियो को उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी, असिस्टेंट डायरेक्टर, असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट जेल या डिप्टी सुप्रिटेंडेंट जेल या पीएमएस या सीएसएस की इंग्लिश ऐसी की तैयारी कर रहे हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मैं अपनी आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा कि एक ऐसे के अंदर बेसिकली 10 से जो 13 पैराग्राफ होते हैं, हर पैराग्राफ बेसिकली एक छोटा ऐसे होता है। अगर आपको 13 पैराग्राफ आप लिख लेते हैं और आपस में पैराग्राफ कनेक्टेड भी होते हैं तो इसका मतलब है आप ऐसे राइटिंग में बहुत अच्छे हैं। लेकिन एक ऐसे का बुनियादी जो है, एक ऐसे का बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, एक पैराग्राफ। एक पैराग्राफ कैसे लिखा जाता है मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा कि एक पैराग्राफ कैसे लिखा जाए, ताकि आपके ऐसे का हर पैराग्राफ इंपैक्टफुल हो, इन्फ्लुएंशियल हो, स्ट्रांग हो और स्कोरिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मेरी आने वाली वीडियो का इंतजार कीजिए, और अगर कोई क्वेश्चन या क्यूरी हो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर मेरे चैनल के ऊपर न्यू है तो मेरे इस चैनल इंग्लिश विद अजमल खान को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस किस्म की ऐसे राइटिंग की वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। अल्लाह हाफिज।